गुड मॉर्निंग। आज हम C++ प्रोग्रामिंग में इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। Suppose you are having a expression like this, where x is a float variable, then right hand side expression will be solved. Whatever the value of x is, suppose it is 2.3 plus 5.2, you will get 7.5 and 7.5 will be assigned to x. This statement is perfectly valid statement because here x is a float type variable. Float variable means float value. ये दिस इज अ फ्लोट कांस्टेंट। दोनों तरफ फ्लोट होने के कारण ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, जुड़ेंगी और आपको फ्लोट वैल्यू मिलेगी, और वो फ्लोट वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, एक्स को। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। हो सकता है कि कोई मिक्स एक्सप्रेशन आपके पास हो, कि यानी कि यहाँ पे एक्स इंटीजर हो, देन व्हाट विल हैपन, एक इंटीजर एक फ्लोट। तो अगर हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, 5.2 को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.2 ट्रंकेट हो जाएगा। इसलिए कंपाइलर क्या करेगा, x को टेम्परेरीली कन्वर्ट कर देगा किसमें, इंटीजर फ्लोट में। तो x की वैल्यू अगर मान लीजिए 3 है तो 3.0, नथिंग इज चेंज। आप 3 बोलेंगे 3.0 बोले, बात सेम है। तो वो 3.0 प्लस 5.2 क्या हो जाएगा, फ्लोट आपस में जुड़ जाएंगे और वो असाइन होगा x को। लेकिन यहाँ पे जब असाइनमेंट होता है तो जो टारगेट वेरिएबल है उसकी टाइप के अनुसार ही वैल्यू को कन्वर्ट होना पड़ता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटीजर में। तो सपोज कीजिए x की वैल्यू अगर 3 थी तो 3 प्लस 5.2 कितना हो जाएगा, 8.2। और जब 8.2 असाइन होगा x को, तो फ्लोट वैल्यू जो का इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट है वो ट्रंकेट कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन होने का, प्राइमरी डेटा टाइप के साथ तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो जाता है, और इस कन्वर्जन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट या ऑटोमेटिक कन्वर्जन। क्योंकि जब भी कंपाइलर इस प्रकार के एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है तो वो क्या करेगा, देखेगा कि ऑपरेटर के आजू और बाजू में जो ऑपरेंड्स हैं वो किस टाइप के हैं। तो हमेशा यहाँ पे थंब रूल काम आता है कि लोअर टाइप ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू हायर टाइप, यानी कि जिस टाइप के पास जगह ज़्यादा है और जिस टाइप के पास जगह कम है वो टाइप हायर टाइप में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि स्मॉलर टाइप को हम वाइडर टाइप में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वाइडर टाइप के पास जगह होती है। आपकी बुक में बाला गुरुस्वामी में एक टेबल भी दी गई है। उस टेबल में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर ये टाइप है और दूसरी टाइप ये है तो किस टाइप में कन्वर्ट होगा। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि अगर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड कैरेक्टर है और राइट हैंड साइड कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर है
राइट हैंड करेक्टर है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंटीजर है। तो इंटीजर जो वैल्यू है उस वैल्यू के सापेक्ष में जो करेक्टर होगा वो करेक्टर असाइन होगा लेफ्ट हैंड साइड वाले करेक्टर को। नाउ कमिंग टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि हमने ये आपको पहले भी डिस्कस किया है कि C++ में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जिस प्राइमरी टाइप के लिए बनाए गए हैं उसके अलावा किसी अन्य सिमिलर टास्क के लिए भी ओवरलोड किए जा सकते हैं, यानी कि उन ऑपरेटर्स को उन कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते कि हम उस कार्य के लिए एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट करेंगे या छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। For example, the operator star, when applied to a pointer variable, gives the value pointed by the pointer. अगर हम स्टार को किसी वेरिएबल के साथ लगाते हैं तो यहाँ पे p is nothing but a pointer variable and star is a multiplication operator। लेकिन ऐसा करने से इसका जो टास्क है वो डिफरेंट हो जाता है। वो डिफरेंट क्या होता है कि पीवी जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उस जगह पर क्या वैल्यू है वो वैल्यू एक्सेस कर ली जाती है। तो कहने का मतलब है हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ऑपरेटर के आजू बाजू में ऑपरेंड्स किस टाइप के, उसी के अनुसार उनका बिहेवियर चेंज होता है। जैसे सी आउट में हम क्या करते हैं, लेस देन का प्रयोग करते हैं, और सी इन में क्या करते हैं, ग्रेटर देन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है हमारे, जो लेस देन वाला है वो एक बिट को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, ग्रेटर देन वाला राइट में शिफ्ट करता है एक बिट को। तो ऑपरेटर का जो कार्य है वो तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, स्ट्रीम में सी आउट लेस देन और डबल कोट में यहाँ कोई स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग क्या हो गई, नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स को इस स्ट्रीम में ट्रांसफर करवाने का कार्य करवाया जा रहा है इस ऑपरेटर के माध्यम से। CIN इस स्ट्रीम में जो डेटा है या नंबर ऑफ बिट्स है उसको कहाँ पहुंचाया जा रहा है, M वेरिएबल के अंदर। क्लियर? तो ऑपरेटर का यहां पे कार्य डिफरेंट हो गया। Similarly, we can define additional meanings to the C++ operators. प्लस को हम ओवरलोड कर सकते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए या दो स्ट्रक्चर को ऐड करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट में कोई सिंगल वैल्यू तो है नहीं, ऑब्जेक्ट कंटेन्स मल्टीपल मेंबर्स वैल्यू, सिमिलरली स्ट्रक्चर कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज। तो मल्टीपल वैल्यूज को जोड़ने का काम ठीक सिंपल वैल्यूज को जोड़ने जैसा नहीं है कि जैसे ए और बी सिंपल वेरिएबल है, ए का मान 5 और बी का मान 3, तो ए प्लस बी करते 5 + 3 यानी 8 हो गया। लेकिन ए और बी अगर ऑब्जेक्ट है किसी क्लास के तो यहाँ पे जोड़ना सिंपल नहीं है। या ए के पहले मेंबर की वैल्यू बी के पहले मेंबर के साथ ऐड होगी, ए के दूसरे मेंबर की वैल्यू बी के दूसरे मेंबर के साथ ऐड होगी।
तो यहाँ एडिशन का कार्य तो हो रहा है बट इन डिफरेंट वे। इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, प्लस को ओवरलोड करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, कि भाई ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है और इसके क्या मायने हैं। कि जब हम C++ में ऑपरेटर्स को मल्टीपल मीनिंग्स दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो प्रेसिडेंस है, उनकी जो एसोसिएशन है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि C लैंग्वेज, C++ में दोनों में ही हर ऑपरेटर को एक प्रेसिडेंस दी गई है, एक रैंक दी हुई है, और उसी रैंक के हिसाब से हमारा इवैल्यूएशन का प्रोसेस चलता है। जो हायर प्रेसिडेंस या हायर रैंक के ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें पहले इवैल्यूएट किया जाता है, और जो लोअर प्रेसिडेंस के होते हैं उन्हें उनके बाद किया जाता है। और अगर सिमिलर प्रेसिडेंस के आते हैं तो उन्हें लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट उनकी एसोसिएटिविटी के आधार पर उनको सॉल्व किया जाता है, यानी कि इवैल्यूएट किया जाता है। यहाँ पे हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स भी लगाते हैं ऑपरेटर्स को, जैसे कि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये वेरिएबल के पहले भी लग सकते हैं या वेरिएबल के बाद भी लग सकते हैं। आप कहोगे सर प्रेसिडेंस कैसे, अगर पहले आया है तो पहले होगा और बाद में आया तो बाद में होगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट एक सिंगल वेरिएबल के साथ में है तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अपने लिखा प्लस प्लस पी और पी का मान इससे पहले 10 है, तो इस स्टेटमेंट को इवेल्यूएट करने के बाद पी का मान कितना हो जाएगा, 11। लेकिन अगर मैं लिखता हूं कि k = k प्लस प्लस पी, तो यहां पे मामला डिफरेंट है। यहाँ पे प्रीफिक्स के लिए पहले p की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वो कितनी होगी, 10 से 11, और k की वैल्यू के साथ जुड़ जाएगी, फिर p का मान एक इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, पहले p की वैल्यू यूज होगी, फिर p की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा। जबकि प्रीवियस केस में पहले p की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया, फिर k की वैल्यू के साथ ऐड किया गया। So this is the difference। यहाँ पे एक टेबल दी गई है चैप्टर में, उस टेबल के अंदर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स और उनकी एसोसिएटिविटी कि लेफ्ट से राइट हल होंगे या राइट से लेफ्ट हल होंगे वो लिखा गया है, और उनकी रैंक भी लिखी हुई है। तो ये चीज़ें याद करने की, रटने की नहीं है, धीरे धीरे यूज में लेते हुए समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। जो सिंपल मैथमेटिक्स में रूल लागू होता है वो नियम यहाँ पे भी लागू होता है। ठीक है, बाउंड मास का जो नियम है वो यहाँ पे भी लागू होता है। नाउ कमिंग टू द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कि व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, व्हाई दे आर नीडेड, what is the use of these control structures in our programming languages। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स वैसे नॉर्मली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हम 1 by 1 लिखते चले जाते हैं, और उनके एग्जीक्यूशन का भी स्टाइल यही है कि जब कंपाइलर उन्हें एग्जीक्यूट करता है तो 1 by 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं टॉप टू बॉटम। C++ के अंदर नंबर ऑफ फंक्शंस अवेलेबल होंगे जो कि आपस में एक दूसरे को मैसेज पास करेंगे, डेटा को रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और फंक्शन यहाँ पे क्या है, एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम है जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए लिखा जाता है या वो पर्टिकुलर टास्क उससे करवाया जाता है। टास्क कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है
इसलिए हम अपने टास्क को नंबर ऑफ फंक्शंस में डिवाइड भी कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि वैन जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो 1 by 1 इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हमेशा वही क्रम एग्जीक्यूशन का रहे संभव नहीं है। इसलिए 3 प्रकार के कंट्रोल स्ट्रक्चर C++ में दिए गए हैं। पहला सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर यानी कि 1 by 1। दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर यानी कि हम ब्रांचिंग कर देते हैं। ब्रांचिंग कैसे कि हम एग्जीक्यूशन करते आ रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर हमने कोई कंडीशन चेक की और कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है, कंडीशन फॉल्स हो सकती है। तो ट्रू के आधार पे तो हम लेफ्ट में चले गए, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए दूसरे हैं, और कंडीशन फॉल्स हुई तो हम दूसरे डायरेक्शन चले गए, वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन करने के लिए स्टेटमेंट्स है वो दूसरे हैं। तो हम ब्रांचिंग करके भी हम अपना जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है उसको चेंज कर सकते हैं। लूप स्ट्रक्चर्स, कई बार ऐसा भी होता है कि डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हमें सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से एग्जीक्यूट करना पड़े फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, या सर्टेन इंस्ट्रक्शंस का रिपीटेशन करना पड़े हमें जब तक कि हमें वो रिजल्ट प्राप्त ना हो जाए। जैसे कि हमने कह दिया कि इस चैप्टर को तब तक रिपीट करिए या रिवाइज करिए जब तक कि याद ना हो जाए। तो यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है याद ना हो जाए, तो हम एक बार चैप्टर गो थ्रू होंगे, फिर रिमेंबर करेंगे याद हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर दोबारा से गो थ्रू होंगे। जैसे ही हमें लगेगा कि याद हो गया हम फर्दर उसे रिवाइज करना बंद कर देंगे, या कहेंगे चैप्टर को 10 टाइम रिवाइज करो। तो यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है कि याद हुआ कि नहीं हुआ, हमें तो क्या करना है कि 10 टाइम्स इसे रिवाइज करना है। सो ये हमारे कुछ तरीके हैं जिनसे कि हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। सी के अंदर भी ये सारे स्टेटमेंट है, वही एज इट इज यहाँ पे भी है। सबसे पहला आता है इफ स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? इफ स्टेटमेंट। इफ विद इन द पैरेंथेसिस कोई कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट ए को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो स्टेटमेंट ए को एग्जीक्यूट किया जाएगा, सिंपली कंट्रोल कहाँ पहुंचा दिया जाएगा? बी को एग्जीक्यूट करने पहुंचा दिया जाएगा। अगर कंडीशन के ट्रू होने पर इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करने मोर देन 1 है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक ओपनिंग ब्रेस लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करने वो लिखिए, उसके बाद ब्रेस क्लोज कर दीजिए। तो कंडीशन अगर ट्रू है तो ये लूप के अंदर ये ब्रेसेस के अंदर घुस जाएगा, ऑटोमेटिकली ए को एग्जीक्यूट करेगा, बी को करेगा, सी को करेगा, उसके बाद ये लूप इससे बाहर आएगा और स्टेटमेंट डी को एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगी? ए, बी, सी और डी कंडीशन के ट्रू होने पर। कंडीशन के फॉल्स होने पर ये सीधा ही डी को एग्जीक्यूट करेगा, ए, बी, सी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी में आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ कंडीशन 1 एल्स अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो ए को एग्जीक्यूट करेगा, बी को एग्जीक्यूट करेगा, सीधा कंट्रोल यहां से कहा जाएगा ई पर। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ के साथ जो पार्ट है
जिसे हम ट्रू पार्ट बोलेंगे उसे स्किप कर दिया जाएगा, और एल्स के बाद जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस है उसके अंदर कंट्रोल चला जाएगा, सी को डी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कहाँ आएगा ई पे। तो कंडीशन के ट्रू होने पर ए बी ई, कंडीशन के फॉल्स होने पर सी डी ई। टोटली अपन ने अलग रास्ते पकड़ लिए। उसके बाद हम नेस्टेड इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि एक इफ के ट्रू पार्ट में इफ एल्स का प्रयोग कर लिया और एल्स के अंदर फिर इफ एल्स का प्रयोग कर लिया, यानी कि नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स भी हो सकता है इस प्रकार। इफ कंडीशन 1 ए बी, फिर इफ, फिर कंडीशन 2 सी डी ई, ये इसका फॉल्स पार्ट एल्स एफ जी, फिर इफ, फिर कंडीशन 3 एच आई जे बेस क्लोज, और ये नॉर्मल स्टेटमेंट। ये यहां से लेके यहां तक एक ही स्टेटमेंट है। इसके पास कंट्रोल पहुंचते ही ये कंडीशन 1 को टेस्ट करेगा, यानी कि कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो अंदर घुसेगा, ए को एग्जीक्यूट करेगा, बी को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फिर इस इफ को चेक करेगा, यानी कि कंडीशन 2 विल बी टेस्टेड। कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो सी को करेगा, डी को करेगा, उसके बाद फिर ई को करेगा, ई को करने के बाद ये बाहर आएगा और कहाँ चला जाएगा, एक्स पर। अगर मान लीजिए कंडीशन 2 यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो सी डी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये कहाँ आ जाएगा, सीधा ही ई पे आएगा, ई के बाद कहाँ चला जाएगा, एक्स पे। बाकी शुरू में तो वहीं से आ ही रहा है बिगिनिंग से। अब अगर मान लीजिए कंडीशन 1 ही फॉल्स हो जाती है तो ये इसका ट्रू पार्ट पूरा का पूरा नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ये वहाँ पहुँच जाएगा, एफ को करेगा, जी को करेगा, कंडीशन 3 को टेस्ट करेगा, कंडीशन 3 अगर ट्रू है तो एच को करेगा, आई को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद फॉल्स है नहीं तो जे को करेगा, जे के बाद फिर एक्स पर। और अगर कंडीशन 3 फॉल्स होती है तो एच और आई को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जे को करेगा और फिर एक्स को करेगा। तो इस तरीके से हमारा फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा स्विच। स्विच का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर हमें मल्टीपल ब्रांचिंग करनी है, एक से अधिक डायरेक्शन में हमें ब्रांचिंग करनी है तो हम स्विच स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। हाउ स्विच स्टेटमेंट कैन बी रिटन, switch control variable case 1 colon sign, number of statements, break, case 2 colon sign, number of statements, break। इस तरीके से हम आ जाएंगे केस n, नंबर ऑफ स्टेटमेंट,
ब्रेक, डिफॉल्ट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्रेक, स्विच का क्लोजिंग ब्रेस, उसके बाद स्टेटमेंट एक्स। मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ जो कंट्रोल वेरिएबल लिया जाएगा वो कंट्रोल वेरिएबल ऐसा लिया जाना चाहिए जिसकी वैल्यू को अगर हम इवैल्यूएट करें तो हर बार अलग वो वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन इस वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो आनी चाहिए इंटीजर में या आनी चाहिए कैरेक्टर में। इसके अलावा अन्य किसी टाइप की वैल्यू यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इंटीजर में आ रही है तो केस के साथ ये जो लेबल्स हैं 1 2 3 4 5 एन, ये इंटीजर में लिखे जाएंगे। अगर मान लीजिए कंट्रोल वेरिएबल की या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पे कैरेक्टर में आ रही है तो केस के साथ में जो लेबल लिखे गए हैं ये कैसे होने चाहिए, कैरेक्टर होने चाहिए। अब इसे जब इवैल्यूएट किया जाएगा तो व्हाट विल हैपन, इस कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को टेस्ट किया जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कंट्रोल वेरिएबल। अब अगर मान लीजिए कि इस कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो विद इन दी ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के बीच में जितने भी केसेस लिखे गए हैं उनमें से किस केस के लेबल के साथ ये वैल्यू मैच करती है वहीं कंट्रोल पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि अगर 1 है तो ये इससे मैच कर गई तो ये यहाँ आ जाएगा और ये जो स्टेटमेंट है इन्हें एग्जीक्यूट किए जाएंगे और फिर अंतिम स्टेटमेंट ब्रेक एग्जीक्यूट करने के कारण ये स्विच से बाहर आ जाएगा और स्टेटमेंट एक्स पर चला जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ केसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, स्किप हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए 1 नहीं है 2 है तो 1 स्किप हो गया, 2 के पास जाएगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ब्रेक के कारण बाहर आ जाएगा और स्टेटमेंट एक्स फिर एग्जीक्यूट होगा। यानी कि 2 ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी रिमेनिंग के स्किप हो जाएंगे। इस तरीके से अगर कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू n है तो ये केस n के पास पहुंच जाएगा, बाकी सब केसेस को स्किप कर दिया जाएगा। वहाँ जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा और अंतिम स्टेटमेंट ब्रेक एग्जीक्यूट होते ही ये स्विच से बाहर आएगा और उसका अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एक्स। लेकिन अगर मान लीजिए कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 1 to n के बीच में है ही नहीं, कुछ और है, तो ऐसे तमाम डिफरेंट वैल्यूज के लिए वो किसी भी केस के पास नहीं जाएगा और सीधे कहाँ चला जाएगा, डिफॉल्ट के पास। और वो डिफॉल्ट में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा और ब्रेक के कारण वो कहाँ जाएगा बाहर, फिर स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज द वेरी गुड वे ऑफ ब्रांचिंग। सिंपल तरीका है जो हम यूज में ले सकते हैं। सो दिस इज योर एंड ऑफ द चैप्टर, टोकन्स, एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करें। हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पूरे क्वेश्चन बैंक का सेट भेजा हुआ है, साथ में उनके आंसर्स भी दिए गए हैं, तो एक बार आप गो थ्रू हुइए। अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो यू कैन डायरेक्टली सेंड योर फीडबैक ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, we'll check it. Now the next chapter which we are going to read in next video, that is functions in C++। यानी कि C++ में functions किस तरीके से लिखे जाते हैं। What is the difference of writing functions in C versus C++? क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ फंक्शन लिखने का समय आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ फंक्शन लिखेंगे तब हम जाके कहीं क्लास का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तब तक आप इसे रिवाइज करें। थैंक यू।